Okay. So, good afternoon, everyone. Today we are going to discuss your final doubts of JEE mains exam for your 3rd September. This was your first doubt. Now this is second doubt. Okay. वो सब रिकॉर्डिंग के लिए मुझे बोलना पड़ा. चलो यहाँ पे सब सुन रहे हैं कि मैं अकेला बात कर रहा हूँ. x1 plus x2 plus x3 equal to n, राइट? यहाँ पे क्या थी हमारे पास फॉर्मूला? इंक्लूडिंग जीरो, नॉट इंक्लूडिंग जीरो. एनीवन? हाँ, नहीं मतलब वो फॉर्मूला क्या थी? चलो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, हाँ या ना? ओके. हाँ, चलो ये क्या था आपका? इंक्लूडिंग जीरो था या नॉट इंक्लूडिंग जीरो था? इंक्लूडिंग जीरो और नॉट. मतलब इसमें ये भी हो सकता है ना कि मान लो मैं 10 के 10 ब्लू बॉल ही उठा रहा हूँ, ग्रीन बॉल उठा ही नहीं रहा हूँ, ग्रीन बॉल जीरो ले लिए, रेड बॉल जीरो ले लिए, राइट? और ये भी तो पॉसिबिलिटी है, 10 के 10 ग्रीन बॉल उठा रहा हूँ, ब्लू बॉल वो कर दिए, रेड बॉल लिए ही नहीं. चलो नॉट इंक्लूडिंग जीरो अगर आपको यूज करना हो तो फॉर्मूला क्या होगी? n माइनस वन सी आर माइनस वन, राइट? हम जस्ट फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको काम आए. नॉट इंक्लूडिंग जीरो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे n, राइट, आपका ये 10 है, r आपके 3 है, सो 10 प्लस 3 माइनस वन c 3 माइनस वन, 13 माइनस वन 12 c2. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. 12 c2 कैसे फाइंड कर सकते हो? एग्जैक्टली 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और नॉट, राइट? 6 इंटू 11 66. बट अगर आपको याद हो, राइट, ये इंक्लूडिंग जीरो मीन्स अब x1 x2 x3 के लिए यहाँ पे आप क्या कंडीशन ले रहे हो कि x1 की वैल्यू आप 0 से लेके n तक ले सकते हो, 0 1 2 अप टू n. x2 की वैल्यू भी आप 0 से लेके n तक ले सकते हो, हाँ या ना? राइट. और फाइनली xr की वैल्यू भी आप 0 1 2 अप टू n तक ले सकते हो, सारी वैल्यूज, तभी ये पॉसिबल है फॉर्मूला. बट यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन में ट्विस्ट का क्या दिया है? ब्लू आपके पास 10 बॉल्स है, हाँ, तो आप इसमें 0 से 10 ले सकते हो. ग्रीन 10 बॉल्स है, 0 से 10 ले सकते हो. बट रेड तो मैक्सिमम आपके पास 9 बॉल्स ही है, तो आप सिर्फ यहाँ पे 0 टू 9 ले सकते हो. क्या 10 रेड बॉल्स ले सकते हो? कैन यू टेक 10 रेड बॉल्स? यस और नो? नो, आप 10 रेड बॉल्स नहीं ले सकते. वेरी गुड, राइट. सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, यहाँ पे जो हमने सारे केस काउंट किए, क्या इसमें एक केस ये भी काउंट हो गया कि जिसमें हमने 10 रेड बॉल्स लिए हैं, 0 ब्लू 0 ग्रीन एंड 10 रेड बॉल्स? 10 रेड बॉल वाला एक ही केस होगा ना, क्योंकि टोटल 10 लेने हैं, तो इधर 10 और इधर दोनों 0, right? So in this 66, one case is such that in which we are taking blue equal to 0, green equal to 0, red equal to 10. One case is this, which is not possible. So here, since red is equal to 9, total number of red balls are equal to 9 balls. So total number of cases will be 66 minus 1. कौन सा 1? ये 1 को minus कर देंगे. So the answer should be 65. Is it clear? ये अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट करूं? ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. एक तो पहले आपको इंक्लूडिंग जीरो वाला कंसेप्ट कि ये फॉर्मूला यूज करनी है, और इंक्लूडिंग जीरो में ये क्यों. यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स यस और नो. अगर रिपीट करना है तो बोल दो, मैं तुरंत रिपीट कर देता हूँ. क्लियर ना? क्लियर, ओके. इट रिक्वायर रिपीटेशन, रिपीटेशन की जरूरत है, राइट? बस ये केस. और सपोज इसी क्वेश्चन में आपको रेड बोल दिया होता कि 8 बॉल्स हैं, राइट, तो अब हमारे पास कितने केस माइनस करने होते? इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोल दिया होता कि रेड आपके पास 8 बॉल्स हैं, ओके, तो आपके पास दोनों केस माइनस करने पड़ेंगे. एक केस जिसमें आप 10 बॉल्स ले रहे हो, एक केस जिसमें आप 9 बॉल ले रहे हो. तो 10 बॉल्स वाले केस क्या हो जाएंगे? ब्लू 0, ग्रीन 0, रेड 10. चलो रेड 9 है, ओके, 9 वाले आपके कितने केस बन सकते हैं? ब्लू ग्रीन रेड, तो एक ही बॉल एक्स्ट्रा लेना है. एक बॉल इधर आप ग्रीन से लोगे या एक बॉल इधर आप ब्लू से लोगे. सो 1
2 3, ये 3 केसेस आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ओके, अगर वो 9 वाला भी आपको पूछ दिया तो. हाँ, मतलब 8 वाला अगर क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में आपको बोला 8, यस, तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट. ओके, ओके, सो इस तरीके से आपको करना है, राइट. तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सारे कंसेप्ट आपके ये हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये हो गया, यस. नाउ फाइनल क्वेश्चन, वो ये भी अच्छा क्वेश्चन है. तो ये निमिषा का फाइनल क्वेश्चन, राइट. Okay, question number 3. Now see here. The function f of x is equal to tan x plus 1 upon x. f of x is equal to tan x plus 1 upon x. सारे ऑप्शंस मैंने क्रॉप नहीं किए. ऑप्शंस में ये है कि भाई लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, कितने लोकल मैक्सिमा और मिनिमा है बिटवीन 0 to π/2, या कोई भी नहीं है, तो वो हम चेक करेंगे. तो वो चेक करने के लिए आपको पता ही है, सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा f डैश x. f डैश x इज इक्वल टू tan का डिफरेंशियल sec square x 1 upon x का minus 1 upon x square. So for local maxima and minima, I need to take f dash x is equal to 0. So sec square x is equal to, यही होगा ना. अब हमें ये चेक करना है कि sec square x and 1 upon x square, क्या ये दोनों सेम हो रहे हैं कोई पॉइंट पे बिटवीन 0 to π/2 या नहीं. ओके, सो लेट अस ड्रॉ इट्स ग्राफ. This is our x axis, y axis and origin. Now एक और चीज कर सकते हैं, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, समझना. क्या मैं इसे sec x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू sec x प्लस 1 अपॉन एक्स लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0, हाँ या ना. चलो, क्या sec x प्लस 1 अपॉन एक्स 0 हो सकता है बिटवीन 0 to π/2? all 0 to π/2 first quadrant, all trigonometric functions are positive, so sec is positive, 1 upon x is positive, so sec plus 1 upon x is positive only, yes or no. तो ये तो आपका जीरो हो ही नहीं सकता. अब हमें बस ये चेक करना है कि sec x माइनस 1 अपॉन एक्स आपका जीरो है या नहीं. हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा. दैट मीन्स हमें चेक करना है sec x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है या नहीं. ओके, वी नीड टू चेक sec x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स और नॉट. चलो, अब वो कैसे चेक कर सकते हैं, लेट अस सी. sec x का ग्राफ, राइट. व्हाट इज योर ग्राफ ऑफ sec x बिटवीन 0 to π/2? sec 0 1 upon cos 0 is 1. Okay, sec π/2 1 upon cos π/2, cos π/2 is 0, 1 upon cos π/2 is infinite. तो π/2 पे आपका sec का ग्राफ इनफाइनाइट की तरफ जाएगा. दिस विल बी योर ग्राफ ऑफ sec x और नॉट. ओके, लाइक दिस, सपोज. सपोज नहीं, ऐसा ही होता है. ओके, इज इट क्लियर. अब आपका बचा 1 अपॉन एक्स. तो जब आप जीरो रखोगे, सो 1 अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, राइट. वो आपको मिलेगा इनफाइनाइट. वन अपॉन 0 पे आपको मिलेगा वो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है. आप π/2 रखोगे तो π/2 पे आपको क्या मिलेगा, π/2 पे आपको 2/π मिलेगा. नहीं, कैसे नहीं सर, नहीं सर, नहीं. ओके,
सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ सॉरी ना। अब यहाँ पे हम कहाँ पे थे, 1/x ये आपका इनफाइनाइट होगा, राइट, ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। अभी π/2, ये π/2 है, वो आप रखोगे तो इधर 2/π हो जाएगा, राइट। नाउ टेल मी व्हाट विल बी योर वैल्यू ऑफ 2/π। 2 इज लेस देन 3, सो 2/π इज लेस देन 1 और नॉट। ये आपकी वैल्यू 1 है, तो 2/π पे लेस देन 1 यहाँ पे कहीं मिलेगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, 2/π यहाँ पे कहीं हो सकता है, आया ना, 2 लेस देन 3, सो 2/π लेस देन 1। सो ये ग्राफ समथिंग ऐसे मिल सकता है। मतलब हाँ, बीच में एक पॉइंट आपके पास ऐसा है एक्स का जहाँ पे ये दोनों ग्राफ की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब सेम आ रही है तो इनका डिफरेंस 0 होगा। तो एक पॉइंट आपको मिल सकता है। अब ये एक पॉइंट आपका मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये अब आपको चेक करना है। इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, अब ये पॉइंट आपका मैक्सिमा या मिनिमा वो आप कैसे चेक करते हो जनरली, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करके। एफ डबल डैश एक्स आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट वो उसके लिए वो पॉइंट चाहिए। अब वो पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो ये मैक्सिमा या मिनिमम चेक करेंगे फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करके। राइट, हमारे पास फंक्शन क्या है, tan x प्लस 1/x। तो देखते हैं वो कैसे हो सकता है उसका ग्राफ बिटवीन 0 टू π/2। 0 टू π/2 में ये 1/x का ग्राफ तो हमारे पास ऑलरेडी है, राइट, वी आर हैविंग दिस ग्राफ ऑफ 1/x। tan x को हम इसमें ऐड करके प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, लेट अस चेक। So we all know that tan x is increasing function. tan का ग्राफ कैसा होता है, tan का ग्राफ is similar to x cube only. 0 to π/2 ये आपका x cube का ग्राफ है, वैसे ही tan x का ग्राफ होता है -π/2 to π/2 में। Okay, means shape. I'm talking about in terms of shape. So 0 π/2, tan 0 is 0, tan π/2 is infinity, and उसका ग्राफ आपको मिलेगा something like this. But ये tan x का ग्राफ है। Now I want to add 1/x in this tan x. So अगर 0 के लिए tan 0 0 है, बट 1/0 इनफाइनाइट है, तो 0 प्लस इनफाइनाइट, अब आपको जो ग्राफ मिलेगा वो ये आपका tan x का ग्राफ है, समझना। अब tan x और 1/x को मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये 0 है, 0 पे ये इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इनफाइनाइट। चलो फिर π/2 पे tan π/2 इनफाइनाइट एंड दिस इज 2/π, 2/π प्लस इनफाइनाइट, सो दिस विल गिव यू इनफाइनाइट। दोनों जगह पे इनफाइनाइट मिलेगा। ओके, अब बीच में, राइट, यहाँ तक आपका देखो tan तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ऐसे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और ये आपका डिक्रीजिंग है। ओके, बट वो इनफाइनाइट से आ रहा है, तो ये वैल्यू तक समथिंग आपका कर्व डेफिनेटली ऐसा ही मिलेगा, समथिंग ऐसा मिलेगा, राइट। तो ये वैल्यू पे यहाँ पे उसकी मिनिमम वैल्यू ही पॉसिबल है। ये जो भी वैल्यू होगी मुझे पता नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ग्राफ आई कैन से दैट दिस शुड बी योर मिनिमा। So from here I can get this function is having one minima, one local minima. अच्छा क्वेश्चन था, राइट, इज इट क्लियर, पता चला? तो ऐसे कभी टिपिकल क्वेश्चन आ जाए तो ग्राफ की मदद से आप आगे बढ़े। एफ डैश एक्स वाला कंसेप्ट तो है ही, उसके बाद एफ डैश एक्स का ग्राफ और एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। सो वन लोकल मिनिमा बिटवीन 0 to π/2। तो यहाँ निमिषा के सारे डाउट्स खत्म हो रहे हैं ना। लेट मी ओपन डाउट्स ऑफ संहिता, सॉरी। एंटी, हाँ, ओके, ग्राफ कैसे देखा लास्ट बार फिर से, ओके जस्ट अ मिनट, एक क्वेश्चन इंपोर्ट कर दूं, ऑलरेडी इतना किया है। दोनों ग्राफ दिखाने, दोनों ग्राफ कैसे प्लॉट किए, कि सिर्फ वो tan x वाला? tan x वाला, ओके, सी।
ना अब यहाँ पे जब आपको ये ग्राफ प्लॉट करना था sec x माइनस वन बाई एक्स वाला, ये फटाफट दिखा देता हूँ। तो sec x का तो आपको पता ही है, वन अपॉन cos x आपने पूरा देखा ही है, इसका ग्राफ कैसा होता है। वन अपॉन एक्स का भी आपको पता है। तो ऑब्जर्वेशन से पता चला कि एक पॉइंट ऑफ आपका उनका हो सकता है कोइंसिडेंस, या पॉइंट ऑफ क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, अब मुझे tan x और tan x प्लस वन अपॉन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो मैंने tan x और वन अपॉन एक्स का ग्राफ पहले सेपरेटली ड्रॉ किया, फिर उनको कंपेयर किया। या मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। तो ये y इक्वल टू tan x का ग्राफ है बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, tan 0 इज 0 एंड tan पाई बाई 2 इनफाइनाइट। ये वन अपॉन एक्स का ग्राफ है, 0 पे आपका ये इनफाइनाइट है, और पाई बाई 2 पे 2 बाई पाई है। डेफिनेटली tan आपका यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, मुझे इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो जब 0 पे ऐड कर रहा हूँ तो tan x प्लस वन अपॉन एक्स विल गिव यू इनफाइनाइट और नॉट। 0 पे ये 0 प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट देगा, तो मुझे 0 के नजदीक में उसकी कुछ वैल्यू मिलेगी, वो इनफाइनाइट होगी, ठीक है। फिर tan की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो tan की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसकी डिक्रीज हो रही है। अब उनका सम कुछ भी हो सकता है, आइदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बट फिलहाल मुझे ये मिला, बट इनफाइनाइट ही है। ओके, 0 पे। फिर पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे आपका वन अपॉन एक्स 2 बाई पाई है, एक छोटी सी वैल्यू है, बट tan x इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे भी आपका इनफाइनाइट होगा। 0 पे इनफाइनाइट है, इधर इनफाइनाइट है, और ये बीच में आपका डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो डेफिनेटली आपका फंक्शन कुछ ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ पे भी इनफाइनाइट है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट है, बीच में ऐसे ऊपर तो जाएगा नहीं, नहीं तो पूरा का पूरा इनफाइनाइट ही होगा। तो बीच में ऐसे जहाँ पे आइदर मैक्सिमा या मिनिमा यहाँ पे है, हमें ये पता है, ये पॉइंट पे आइदर इट इज हैविंग मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये दोनों ऑलरेडी आपके एकदम एक्सट्रीम वैल्यूज हो गए 0 और पाई बाई 2 पे, तो बीच में मिनिमा ही होगा। ओके, सो दैट्स व्हाई आपका ग्राफ ऐसे होगा। जस्ट अ मिनट, बैटरी इज लो। ओके, सो इज इट क्लियर नाउ? राइट राइट, ओके। तो बस वही है इसमें। चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। If f of x is equal to x cube plus 4x square plus lambda x plus 1 equal to 0 is monotonically decreasing function of the x in the largest possible interval -2 to -2 by 3, then तो अब क्या हो सकता है यहाँ पे? f of x is equal to x cube plus 4x square plus lambda x plus 1। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है? इट इज अ स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग फंक्शन और नॉट? स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब उसका डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होगा। ये इंटरवल में जो भी आपको इंटरवल दिया गया -2 to -2 by 3, प्लीज टेल मी yes, right? So here f dash x is equal to 3x square plus 8x plus lambda. Now since it is monotonically decreasing function, I can say f dash x is less than 0. Okay. That means 3x square plus 8x plus lambda is less than 0. This is your quadratic equation or not? एग्री? वही समझते हैं, वही समझते हैं। वेट, ओके। अब आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन समझो। If function is monotonically decreasing function of x in the largest possible interval -2 to -2 by 3, -2 to -2 by 3 में ये आपका f dash x लेस देन 0 होना चाहिए।
आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आपको पैराबोला मिलेगा हियर a इज इक्वल टू 3 विच इज पॉजिटिव, मतलब इसका ग्राफ आपको ऐसे मिलना चाहिए, हाँ या ना? इसका ग्राफ डेफिनेटली आपको ऐसे मिलना चाहिए। अब ये नेगेटिव है, ये -2 टू -2/3 में नेगेटिव है, -2 टू -2/3 में नेगेटिव है, मीन्स आपका ग्राफ कैसे पॉसिबल है? अगर मैं आपकी एक्स एक्सिस प्लॉट कर रहा हूँ, ये -2 है, ये पॉइंट -2/3 है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपका ग्राफ यहाँ पे नेगेटिव है, -2 टू -2/3 में -2 से थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड, -2/3 से थोड़ा राइट हैंड साइड। ये क्लियर हो रहा है? इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स इन इंटरवल -2 टू -2/3। अब अगर मैं लार्जेस्ट पॉसिबल वर्ड को भी इंक्लूड करूं कि इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स इन द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल -2 टू -2/3, दैट मीन्स वो -2 टू -2/3 वो आपका लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल है जिसमें वो डिक्रीजिंग है, राइट? मतलब आपका फंक्शन नेगेटिव मैक्सिमम -2 टू -2/3 इंटरवल में ही नेगेटिव है, उसके अलावा वो नेगेटिव नहीं है। अगर ये कंडीशन में ले रहा हूँ तो -2 टू -2/3 में आपका फंक्शन नेगेटिव तो है, उसके अलावा इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे जो आपको इंटरवल मिलेगा वो और बड़ा मिलेगा। बट व्हाट दे आर आस्किंग अस इज लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल इज -2 टू -2/3 ओनली। तो ये केस पॉसिबल होगा, केस 1 और केस 2? टेल मी, क्या केस 1 पॉसिबल होगा या केस 2? कंडीशन पता चली क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसमें वही समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। वेरी गुड, केस 2। ओके, तो अब क्लियर हुआ संहिता कि कैसे पॉसिबल है कि अब कि और कुछ आप पूछ रहे थे, मैं समझ नहीं पाया आप जो पूछ रहे हैं। ग्राफिकली कैसे पॉसिबल है, तो भाई क्या इस तरीके से पॉसिबल हो सकता है? -2 ये डेफिनेटली आपका ऐसे मिलेगा पैराबोला, जिसमें हाँ -2 -2/3 पे ऐसे होगा लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल। लार्जेस्ट पॉसिबल मतलब ये, अगर लार्जेस्ट पॉसिबल नहीं दिया है सो दिस इज द केस। चलो अब नेक्स्ट, तो ये आपका हो गया ओके, ऑफ एक्स इन द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल -2 टू -2/3। आपको लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लार्जेस्ट पॉसिबल है मतलब इम्प्लाइज -2 एंड -2/3 आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर वो इसके रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आप लैम्बडा फाइंड कर सकते हो। लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा डायरेक्ट नहीं, c/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c/a, -2 इंटू -2/3 इक्वल टू λ/3, right? Minus minus plus 2 to the 4/3 equal to λ/3, lambda equal to 4। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी, बस ये समझना था। इनडायरेक्टली उन्होंने ये नहीं बोला कि -2 एंड -2/3 इसके रूट्स हैं, राइट? तो अलग तरीके से कान पकड़ के दिया गया है, तो उस तरीके से आप अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं एग्जाम में, ओके, कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. A circle touches the hypotenuse of a right angle triangle at midpoint. Okay. And passes through the midpoint of shorter side. If 3 units and 4 units are length of the sides other than hypotenuse and r be the radius of the circle, then find the value of 3r. तो चलो पहले ये कंडीशन प्लॉट करते हैं। सो अ सर्कल टचेस द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एट मिड पॉइंट। तो अगर मैं इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेल्प लूं तो मेरा काम थोड़ा आसान हो सकता है। okay. आपको ये बोला गया है कि यहाँ पे जो आपका सर्कल है इस टचेस द हाइपोटेन्यूज राइट एंगल एट इट्स मिड पॉइंट, ओके, एंड passes through the midpoint of the shorter side. 3 units and 4 units are length of the sides other than hypotenuse. तो अगर मैं यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ जिसका बेस 3 यूनिट्स है, ओके, सपोज दिस इज O A 3,0, यहाँ पे आपका B है 0,4, ओके,
कैन ओ ए बी योर रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें आपका ए बी हाइपोटेनियस 5 यूनिट्स हो जाएगा। अब आपको उसका मिड पॉइंट चाहिए, राइट। तो सपोज मिड पॉइंट ले रहा हूँ मैं सी, विच इज 3/2, 4/2, 2 ओनली, 3/2, 2 मिड पॉइंट होगा। अब आपको ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो मिड पॉइंट को टच कर रहा है, ओके, और शॉर्टर साइड के मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, इजंट इट? नहीं, कि उसको बस इंटरसेक्ट कर रहा है, मिड पॉइंट नहीं, पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ शॉर्टर साइड, ओके, मिड पॉइंट ऑफ शॉर्टर साइड। तो अगर पहले मैं मिड पॉइंट ले लूँ शॉर्टर साइड का, तो वो हो जाएगा आपका 3/2, 0। तो वो 3/2, 0 से पास कर रहा है और 3/2, 2 को टच कर रहा है। तो 3/2 ये दोनों पॉइंट तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा, हाँ या ना? ओके। A circle touches the hypotenuse of right angle triangle at its midpoint and passes through the midpoint of shorter side. Shorter side is 3 only, right? So a such circle can be like this, ऐसा हो सकता है, okay? Suppose ये है उसका सेंटर, ओके। तो सी इधर नाम दे दिया, इसको डी नाम दे देते हैं, सेंटर को ई नाम दे देते हैं। तो ई सी हो जाएगा आपका रेडियस, और सिंस वो उसको टच कर रहा है, इट विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी, ई डी भी आपका हो जाएगा रेडियस। और सेंटर हमें पता नहीं क्या होगा, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट सपोज एज्यूम कर लेते हैं h, k। व्हाट इज अवर एम? वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ 3r, राइट? 3r इज अवर गोल। चलो, हाउ कैन वी डू दिस? ओके, एनीवन? आसान है, देखो, दो कंडीशन मिल रही है, आपका ईडी रेडियस होगा, ईडी और ईसी सेम होगा, यहाँ पे ईडी इक्वल टू ईसी इक्वल टू रेडियस, रेडियस को हम आर नाम दे रहे हैं, एंड ईसी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, राइट? बस इसका यूज करेंगे। इफ ईसी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं? m1 इंटू m2 माइनस 1, m1, राइट, ईसी 3/2 माइनस, सॉरी, y माइनस y1, 2 माइनस k डिवाइड बाई 3/2 माइनस h इंटू m2, that is 4 minus 0 divided by 0 minus 3, yes or no? 4 minus 0 divided by 0 minus 3 equal to minus 1, implies 2 minus k divided by 3 minus 2h whole divided by 2 ऊपर चला जाएगा, 4 2 जा 8 by minus 3 equal to minus 1, implies 2 minus k into 8 minus minus plus 3 3 minus 2h। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, so therefore 8 2 जा 16 minus 8k, 3 3 जा 9 minus 3 2 जा 6h, माइनस 6h इधर आ जाएगा, 6h माइनस 8k इक्वल टू 9 माइनस 16, 6h माइनस 8k इक्वल टू 16 माइनस 9 इज 7 और नॉट, राइट? माइनस 7। तो माइनस 1 को इधर ला के भी रख सकते हैं, 6h माइनस 8k प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे h और k का एक रिलेशन मिला, उसी तरीके से यहाँ से भी मुझे h और k का एक रिलेशन मिल सकता है, ed इक्वल टू ec, राइट? इफ ed इक्वल टू ec, आई कैन से ed स्क्वायर इक्वल टू ec स्क्वायर, ताकि स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ ed स्क्वायर इज h माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 स्क्वायर k स्क्वायर, ec स्क्वायर अगेन h माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे h माइनस 3/2 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैन आई कैंसिल आउट दिस टर्म्स? So therefore k square equal to k square minus 4k plus 4, k square cancel, 4k equal to 4, k equal to 1. If k equal to 1, can I find value of h? So therefore 6h minus 8 plus 7 equal to 0, 6h minus 1 equal to 0, h equal to 1 by 6. So h equal to 1 by 6 and k equal to 1. वो सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, ओके, इज इट राइट? सेंटर आपका 1/6, 1, ओके। चलो, अब आपको क्या फाइंड करनी है? रेडियस। तो आइदर यू कैन फाइंड ईडी और ईसी। ईडी आसान रहेगा ना, 3/2, 0, ई है ये। नाउ डी 3/2, 0, so this is under root 1/6 minus 3/2 whole square plus 1 minus 0 whole square under root
3 आपका एलसीएम हो जाएगा, मतलब 6 एलसीएम हो जाएगा। सो 1 माइनस 3 3 जा 9, 1 माइनस 9 8, 8/6 होल स्क्वायर प्लस 1 100/36, 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, 36 का हो जाएगा 6, 5/3। दिस इज योर आर। सो 3r इज इक्वल टू 5 यूनिट, सेंटीमीटर, जो भी आपको दिया हो। इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या 3r 5 हो जाएगा? जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और शैल आई रिपीट? यस, ग्रेट। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटीग्रल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका एनटीए में आ गया था। ओके, ये बस आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 4 इज इट और 3? क्वेश्चन 3। नाउ इफ I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 sin x by root x, आपको ये दो चीजें दी गई है, इंटीग्रल 0 to 1 sin x by root x dx एंड j is equal to integral 0 to 1 cos x by root x dx, then which of the following is true? और फॉलोइंग में आपको बहुत सारी चीजें अलग अलग दी गई हैं। उसमें आपको दिया गया है आई थिंक आई लेस देन जे, जे लेस, मतलब उस तरीके से अलग अलग, आई और जे के बीच में कंपैरिजन नहीं, बट आई की एक वैल्यू के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन, जे की एक वैल्यू के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन, कि आई शुड बी लेस देन हाफ, जे शुड बी ग्रेटर देन 1, ऐसा अलग अलग दिया गया है। ओके, तो उसको चेक करते हैं। सो 0 to 1, राइट, यहाँ पे आपका लिमिट का इंटीग्रेशन है 0 to 1। अगर साइन कॉस एक्स को आपको कंपेयर करना, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट भी ले रहा हूँ, तो क्या 0 to 1 आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा? हाँ या ना? राइट, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, 0 to 1 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बिलोंग करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, पहले तो ये चीज आपको पता चल जाएगी। ओके, अब ये दोनों की मिनिमम वैल्यू हमारे पास है, उनकी मैक्सिमम वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो क्या आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स इज लेस देन एक्स? राइट, साइन एक्स आपका वाई कोऑर्डिनेट है, चेक करो। राइट, साइन 0 0, साइन π/2 1। ओके, तो जब आप साइन 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो आपको 0 मिलता है। राइट, अगर आप 0 को इंक्लूड कर रहे हो तो x लेस देन और इक्वल टू π/4 पे आपको 1/√2 मिलता है, 1/√2 0.707, π/4 आप 3.14 3/4 करोगे। ओके, सो कोई वैल्यू ज्यादा ही मिलेगी, एंड π/2 भी आपको 3.14/2, सो 1.57 अप्रोक्सीमेटली, और उस पर 1 मिलेगा। सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कहना है साइन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये एक्जैक्टली जब आपने लिमिट डिराइव की थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल टू 1, तब इसका यूज हुआ था। आई थिंक तब 1 माइनस cos x का या उसका यूज हुआ था। ओके, सो फ्रॉम 0 to π/2 sin x is your increasing function, but if you talk about cos is decreasing function. Okay, so cos 0 cos π/2, जब आपका x बढ़ रहा है तब cos डिक्रीज हो रहा है। cos 0 will give you 1, तो cos x के लिए मैं ऐसा नहीं लिख सकता cos x less than or equal to x, right? बट cos x के लिए मैं ये लिख सकता हूँ cos x is less than or equal to 1, बिकॉज x आप 0 रख रहे हो तब 1 हो रहा है और π/2 पे 0 हो रही है, तो cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, sin x की मैक्सिमम वैल्यू x है। अब इंटीग्रेशन के भी रूल्स हैं, तो क्या मैं यहाँ पे अगर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि डिवाइड करूँ, रूट एक्स तो पॉजिटिव ही होगा, साइन एक्स बाई रूट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स बाई रूट एक्स हो जाएगा, राइट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ आई टेक हियर इंटीग्रेशन, ओके, तो अगर ये फंक्शन इससे कम है तो उसका इंटीग्रेशन भी आपको कम ही मिलेगा। ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी याद है, राइट, क्योंकि वो बेसिकली आपको क्या देता है, एरिया देता है, राइट। ये साइन एक्स है, ये वाई इक्वल टू एक्स है, तो साइन एक्स का 0 to π/2 में एरिया, ये इसके एरिया से कम ही होगा, राइट। सो इंटीग्रल 0 to π/2, π/2 मतलब यहाँ पे 1 दिया है, 1 sin x by root x dx
is less than or equal to integral 0 to 1 x by root x dx or not? Tell me. Okay, now this is nothing but your I. So I is less than or equal to root x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x to the power half plus 1 x to the power 3 by 2 by 3 by 2 or not? Right, limit 0 to 1. So 2 by 3, 1 minus 0. This is nothing but your 2 by 3. I is less than or equal to 2 by 3. तो यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल गई. इसी तरीके से अब आपको cos का फाइंड करना है. Cos x by root x is less than or equal to 1 by root x. Right. Let me check your options. आपको क्या दिया गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आई थिंक एक वो था आपका, एक लेस देन के फॉर्म में और एक ग्रेटर देन के फॉर्म में दिया गया था. सो आई लेस देन 2 by 3 दिया गया है. हाँ, डेफिनेटली वो इक्वल टू तो नहीं होगा क्योंकि पूरा का पूरा आपका इक्वल होना चाहिए. और जे भी आपको लेस देन के फॉर्म में ही दिया गया है. सो नो इश्यू. राइट. सो यहाँ पे हम इक्वल टू साइन हटा देंगे, वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, और अगर हो तो भी हमें हटाना ही पड़ेगा क्योंकि वो बस एक ही पॉइंट पे इक्वल है. जब आप इंटीग्रल फाइंड करोगे तो वो लेस हो जाएगा. यहाँ पे लेस देन और इक्वल लिख सकते हैं. चलो, इन द सेम वे अब जब मैं इंटीग्रल यहाँ पे अप्लाई करूंगा 0 to 1 cos x by root x dx is less than इंटीग्रल 0 to 1 1 upon root x dx. 1 upon root x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 root x और नॉट. ओके, लिमिट 0 to 1 2 minus 0, so j less than 2. ओके, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. राइट, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं. I less than 2 by 3, j less than 2. ओके, इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है. Question number 4. If f of x is equal to x to the power p cos 1 by x, x is not equal to 0, 0 x is equal to 0 is differentiable at x equal to 0, then what is the meaning of this? Right, अगर वो differentiable है, x equal to 0 पे differentiable है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? What is its meaning? ओके, कंटिन्यूस है. सी आपने, हाँ यस, कंटिन्यूस भी है. राइट, आपने ये चीज पढ़ी थी कि इफ इट इज डिफरेंशिएबल दैट मींस डेफिनेटली इट इज कंटिन्यूस, एंड इफ इट इज कंटिन्यूस डेफिनेटली उसकी लिमिट तो डिफाइन होगी. राइट, और अगर लिमिट डिफाइन नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा. ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी. राइट, चलो, तो डिफरेंशिएबल है उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? अगर वो 0 पे डिफरेंशिएबल है, कैन आई से लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x minus f of 0 divide by x minus 0 exist. ओके, और डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी है, कंटिन्यूस है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x exist and it is equal to f of 0 only. हाँ या ना? राइट, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. क्या ये है? ओके, चलो अब इसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में सोचते हैं. अगर ये कंटिन्यूस है, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x. अब यहाँ पे फंक्शन की हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं? फॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट मींस आवर फंक्शन शुड बी x टू द पावर p cos 1 by x. ओके, ये आपका हो जाएगा x टू द पावर p cos 1 by x. ये आपके पास है x टू द पावर p cos 1 by x which is equal to f of 0. f of 0 is separately defined as 0. तो x टू द पावर p cos 1 by x का लिमिट आपको दिया गया है 0. अब आपको इसका यूज करना है. ओके, हाउ कैन यू यूज दिस? आपको ये पता है cos 1 by x
सैंडविच थियरम, राइट। -1 से 1 में आपकी वैल्यू होगी, क्योंकि x टेंस टू 0 तो मैं डायरेक्ट नहीं रख सकता, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। x ऐसा आपने x साइन 1/x की लिमिट आई थिंक आपने सैंडविच थ्योरम से निकाली होगी, या लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट था sin x by x, राइट। वो क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट sin x by x, राइट, सैंडविच थ्योरम। सो x टू द पावर p से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो पहले मुझे वो देखना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसके लिए मैं x टेंस टू 0 प्लस सपोज दे रहा हूँ, x पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो माइनस एक्स टू द पावर p लेस देन और इक्वल टू एक्स टू द पावर p cos 1 by x इज लेस देन और इक्वल टू एक्स टू द पावर p। आपको ये दिया गया है कि इसकी लिमिट 0 है, ओके। और अगर आपका x नेगेटिव होगा सपोज, तब फिर p पे डिपेंड करता है p इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर p इवन नंबर है तो सेम सिचुएशन आएगा, x नेगेटिव है p ऑड है तो अभी ऑलमोस्ट सेम आएगा, x टू द पावर p लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा और वो राइट हैंड साइड आ जाएगा, इजंट इट? क्योंकि x टू द पावर p वो टाइम पे आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी अब मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आपको लिमिट दी गई है 0, सो फ्रॉम सैंडविच थियरम ये भी आपका 0 होना चाहिए, ये भी आपका 0 होना चाहिए, हाँ या ना, राइट। इनकी लिमिट, दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 0, x टू द पावर p शुड बी इक्वल टू 0, एंड लिमिट x टेंस टू 0, x minus x to the power p, राइट, माइनस ऑफ x to the power p शुड बी इक्वल टू 0। तो आप इसमें अलग अलग केस लोगे, x पॉजिटिव नेगेटिव, फिर x नेगेटिव के साथ p इवन ऑड, अल्टीमेटली आपको यही मिलेगा, है ना, यू विल गेट दिस ओनली, ओके। चलो अब यहाँ से आपको यहाँ पे ऑप्शन में पूछा गया p के बारे में आप क्या बोल सकते हो, आपको p के बारे में बोलना है। सो इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 व्हाट कैन यू से अबाउट हियर x टू द पावर p, p क्या होगा, p ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, ओके। अगर p यहाँ पे नेगेटिव है, समझना, इफ p इज नेगेटिव, ये दोनों अल्टीमेटली एक ही चीज है या ना, बस माइनस आप उस तरफ दे दो। सो अब अगर p आपका नेगेटिव है, p के बारे में आया पॉजिटिव या p नेगेटिव, ओके। चलो p अगर मैं 0 ले रहा हूँ, सपोज p इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, तो x टू द पावर 0 1 हो जाएगा, राइट। 0 टू द पावर 0, तो वो 1 तो 0 हो ही नहीं सकता, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इजंट इट? ये तब तो आपका आंसर x ही आ जाएगा, बट x टेंड्स टू 0 है तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। चलो p ग्रेटर देन 0, राइट। अगर वो p ग्रेटर देन 0 है, ये 0.01 है, तो 0.01 टू द पावर 1.1 आप कुछ भी ले सकते हो, सपोज, राइट। x आपका टेंड्स टू 0 है, p कोई भी नंबर हो सकता है, p सपोज मैं ले रहा हूँ 5 एज फॉर एग्जांपल, 0.01 टू द पावर 5 ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा। But if I am taking p negative number 0.01 to the power minus 5, 1 upon 0.01 to the power 5, okay, which is its denominator tends to 0 होगा, it tends to infinite or not? So from here what can I say, p should be greater than 0 or less than 0? p के बारे में क्या बोल सकता हूँ? Just type in chat box option 1 or 2. Greater than, right? Option 1, very good. So from here I can say p is greater than 0. तो ये मैंने अभी सिर्फ चेक किया कौन से मेथड से, लिमिट एग्जिस्ट, ओके। ये अभी डिफरेंशियल वाली कंडीशन, ओके। सो हियर देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, f of x when x is not equal to 0 is x to the power p cos 1 by x minus f of 0 आपको दिया गया है 0 डिवाइड बाय x minus 0, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, x to the power p by x to the power p minus 1 cos 1 by x exist, ओके। बस हमें यही पता चलेगा कि वो एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी। क्या वैल्यू पता चल सकती है? एफ डैश 0 होगा, दैट आई कैन एग्री, बट एफ डैश 0 हम नहीं फाइंड कर सकते ना। एफ ऑफ एक्स से एफ डैश एक्स फाइंड करके क्या उसमें हम वैल्यू रख सकते हैं? right.
तो एफ जीरो की हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, हम बस यही बोल सकते हैं कि बस इसकी वैल्यू मिलेगी, दैट्स इट, और कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। ओके, तो एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, कौन सी वैल्यू मिलेगी वो हम नहीं बोल सकते। सो डेफिनेटली इट्स एग्जिस्ट फाइनाइटली, कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। बट अब वो फाइनाइट वैल्यू फाइंड कैसे हम कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास पी की कंडीशन क्या होती है, क्या होगी, उसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। पी पॉजिटिव है वो फिक्स है। अब पॉजिटिव में सिंस यहाँ पे p माइनस वन है, तो क्या वो लेस देन वन भी पॉसिबल है कि ग्रेटर देन वन ही लेना पड़ेगा, वो हमें चेक करना है। सो अगेन हाउ वी कैन चेक, cos 1 by x will lie between -1 to 1, x to the power p minus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन फॉर ऑल द कंडीशंस वी विल गेट दिस ओनली, cos 1 by x is less than or equal to x p minus 1। बट भाई एक, अगर x आपका नेगेटिव है और p माइनस वन ऑड नंबर है तो रिवर्स मिलेगा, मतलब पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड पे और नेगेटिव राइट हैंड साइड पे मिलेगा, बाकी रहेगा तो सेम। अब सैंडविच थियरम पे अगर इसका कोई फाइनाइट आंसर आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू जीरो का, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू जीरो x टू द पावर p माइनस वन का कोई फाइनाइट आंसर आना चाहिए, हाँ या ना। चलो अब ये फाइनाइट आंसर कब पॉसिबल है, वही सेम कंडीशन, आपका जो बेस है वो तो जीरो हो रहा है। ओके, इसका जो पावर है, अगर पावर p माइनस वन लेस देन जीरो हो गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा, एंड सिंस टेंस टू जीरो है, इफ p माइनस वन टेंस टू जीरो लेस देन जीरो, वी कैन से लिमिट x टेंस टू जीरो x टू द पावर p माइनस वन, वो नेगेटिव पावर हो जाएगा। तो नेगेटिव पावर टेंस टू इनफाइनाइट और नॉट, जो हमने अभी देखा यहाँ पे, क्योंकि वो 0.05 टू द पावर कोई भी नेगेटिव, सपोज -5 ले लो, राइट, सो 1 अपॉन 0.05 टेंस टू 5, which will tends to infinite or not? Everyone, please tell me this. हाँ या ना? So p minus 1 should not be less than 0. Here also same condition, p minus 1 should be greater than 0. Implies p should be greater than 1. तो p एक तो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव में भी स्पेशली 1 से भी बड़ा होना चाहिए, तब जाके आपका ये डिफरेंशियल भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा। ओके, इज इट क्लियर? शैल आई रिपीट दिस? पता चला इसमें, राइट? शैल आई रिपीट दिस? f of x इक्वल टू x टू द पावर p cos 1 by x एंड 0। ओके, चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्का ना, रिपीटेशन की जरूरत नहीं है ना, हो जाएगा ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if f of x is equal to sine of limit t tends to 0 2x by pi cot inverse x by t square, then integral minus pi by 2 to pi by 2 f of x dx is equal to where x is not equal to 0. Question number 5. Sir, okay, okay, now here, so f of x is equal to sine of limit t tends to 0, limit t tends to 0 2x by pi cot inverse x by t square, right? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, x इज नॉट इक्वल टू 0। ये इंटीग्रल फाइंड करने के लिए पहले हमें f of x फाइंड करना पड़ेगा, f of x फाइंड करने के लिए हमें ये लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। सो लिमिट t टेंड्स टू 0, लिमिट का वेरिएबल t है, तो क्या 2x आपका कांस्टेंट हो जाएगा, x उसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाएगा, ये लिमिट आपकी क्या हो जाएगी 2x by pi, देन लिमिट t टेंड्स टू 0 cot inverse x by t square or not? Cot inverse x by t square, everyone? चलो अब t टेंड्स टू 0 है, t आइदर 0 प्लस होगा या 0 माइनस होगा, टेल मी, अगर t आप 0 प्लस या 0 माइनस ले रहे हो,
टी स्क्वायर तो 0 प्लस ही होगा, है ना? टी स्क्वायर विल बी 0 प्लस ओनली. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट, टी स्क्वायर तो आपका 0 प्लस ही होगा. Either t tends to 0 plus or 0 minus, t square tends to 0 plus only. So if t square tends to 0 plus, right, t square tends to 0 plus, उसमें हमारा प्लस माइनस नहीं लेना है, बट x पे तो डिपेंड करेगा. आपको जो इंटीग्रल करना है वो माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू करना है. मतलब x की नेगेटिव वैल्यूज भी देख रहे हो, पॉजिटिव वैल्यूज भी देख रहे हो. तो x पॉजिटिव हो है या नेगेटिव है, उस पर इसका वैल्यू डिपेंड करेगी कॉट इनवर्स की. समझना क्यों? क्योंकि कॉट इनवर्स का ग्राफ अगर आप देखो, राइट, कॉट इनवर्स छोड़ो, हम कॉट एक्स का ग्राफ देखते हैं. तो ये आपका tan x का ग्राफ है, ऑलवेज इंक्रीजिंग. कॉट एक्स का ग्राफ क्या होगा? ऑलवेज डिक्रीजिंग, लाइक दिस, राइट. जहाँ पे cot 0 cos 0 by sin 0 infinite, cot pi by 2 cos pi by 2 by sin pi by 2, and cot pi ये आपका 0 हो जाएगा, राइट. एंड दिस विल बी माइनस इनफाइनाइट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आपका कॉट प्लस इनफाइनाइट है या माइनस इनफाइनाइट है, कॉट इनवर्स का आंसर अलग आएगा. तो जब x पॉजिटिव होगा, राइट, समझना, व्हेन x इज पॉजिटिव, आई कैन से लिमिट t टेंड्स टू 0, या पूरी वैल्यू लिख देता हूँ हियर, 2x by pi into limit t tends to 0 cot inverse x by t square is equal to 2x by pi. चलो, cot inverse x by t square, right? x tends to x greater than 0 है, not tends to, my mistake. x आपका पॉजिटिव है तो ये आपका इनफाइनाइट होगा. cot inverse infinite means your answer should be 0 or not, right? इनफाइनाइट पे आपका cot इनफाइनाइट कब होता है? 0 पे. So this should be 0. And for positive value of x, your limit will be 0. And when x is negative, तब आपकी लिमिट हो जाएगी 2x by pi limit t tends to 0 cot inverse x by t square, right? ये x by t square यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे x by t square नेगेटिव हो जाएगा, मतलब प्लस इनफाइनाइट होगा, पॉजिटिव भी नहीं, डायरेक्ट प्लस इनफाइनाइट. दिस विल टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट और नॉट, बिकॉज x नेगेटिव है, राइट. सो इफ इट टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, अगर यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट रखना हो तो योर आंसर शुड बी पाई और नॉट. 2x by pi into pi, योर आंसर शुड बी 2x. क्या ये चीज क्लियर हुई? अगर ये चीज क्लियर है तो फिर आपका क्वेश्चन क्लियर है. इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है आपका. ओके, सो नाउ इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ना, माइनस पाई बाई टू 0, माइनस पाई बाई टू 0 में आपका क्या आएगा आंसर? नेगेटिव के लिए 2x, राइट. 2x का इंटीग्रल आपको करना है पहले, माइनस पाई बाई टू 0 प्लस 0 to पाई बाई टू में हो जाएगा आपका 0 ओनली. 0 का डिफाइनाइट इंटीग्रेशन 0 ओनली. ओके, सो x का x स्क्वायर बाई टू कैंसिल, x स्क्वायर लिमिट माइनस, अच्छा साइन 2x, हाँ वो भूल गया, माई मिस्टेक. साइन के अंदर है ना, मैंने तो डायरेक्ट लिमिट ही रख दिया. एक्चुअली दिस इज योर साइन ऑफ, हाँ, एफ ऑफ एक्स के अंदर आपका साइन है, राइट. हाँ तो वो रहेगा बस. तो अब हो जाएगा ना, एफ ऑफ एक्स शुड बी साइन 2x. ओके, और ये आपका होना चाहिए साइन 0. साइन 0 इज 0. ओके, सो यस, थैंक यू निमिषा फॉर करेक्शन. चलो, साइन 2x का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस 2x बाई 2, फिर यहाँ आपका लिमिट माइनस पाई बाई टू से 0. सो माइनस हाफ एज इट इज कॉस 0 1 माइनस कॉस पाई, कॉस पाई आपको मिलेगा -1, 1 + 1 2, 2 कैंसल, -1 शुड बी योर आंसर. आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट. जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. जस्ट अ मिनट. हाँ, यस, हाँ.
ओके, हाँ यस, चलो ये क्लियर हो गया। राइट, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, शैल आई रिपीट दिस? क्या रिपीट करने की जरूरत है? ओके, तो बस मैं वो साइन भूल जा रहा था, साइन का आप ध्यान दो। ये भी अच्छा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ यस संहिता, ग्रेट ग्रेट, डोंट वरी, आई ऑब्जर्व। Let PQ be a focal chord of parabola y square equal to 4x particularly, तो a आपका 1 हो जाएगा। ओके, जस्ट अ मिनट, आई गॉट दिस मैसेज फ्रॉम कंपनी, सो फॉर एग्जाम्पल रिमाइंडर टुमारो। अच्छा, कल तो सुबह सुबह मीटिंग 8 बजे है। अच्छा, सुबह 8, अच्छा ठीक है, सुबह 8 बजे मीटिंग है। तो ठीक है, सुबह तो मैं आपके डाउट सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, फिर 8 से 9, 9 से 10 जाएंगे मार्केट में। ठीक है, मैं कल का आपको बताता हूँ, ठीक है, टाइम, जस्ट गिव मी सम टाइम, इधर का करते हैं ना। सो इफ पी क्यू बी द फोकल कोऑर्ड ऑफ पैराबोला y square equal to 4x, right? If the center of circle having PQ as its diameter lie on the line y equal to minus 4 by root 5, then the length in the chord or length in units of chord PQ। तो पहले इसको हम प्लॉट करते हैं। y square equal to 4x पैराबोला, तो वो आपको अच्छे से पता ही है, ये पैराबोला डेफिनेटली ऐसे होगा। ओके, अप्रोक्सीमेट थोड़ा समझ लो। ओके, y square equal to 4x, a की वैल्यू 1 है, राइट ना। y square equal to 4x, a equal to 1 here। इफ द सेंटर ऑफ फोकल कोड के बारे में क्या क्या पता है आपको? पहले उसके फोकस से पास होती है, फोकस को हम जनरली एस से डिनोट करते हैं, दिस इज पी क्यू। फोकस ए कॉमा जीरो, ए इज 1 कॉमा जीरो, राइट, वहां से पास हो रही है, तो ये आपकी फोकल कोड है पी क्यू। ओके, PQ as its diameter. Now, if the center of the circle having PQ as its diameter lie on the line y equal to minus 4 by root 5, तो मुझे बस इसका मिड पॉइंट चाहिए, राइट। पी क्यू का मिड पॉइंट सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, वो कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है? y इक्वल टू माइनस 4 बाई रूट 5। दिस कैन बी इट्स लाइन और नॉट, y इक्वल टू माइनस 4 बाई रूट 5। यहाँ आपको क्या बोला है? इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल हैविंग पी क्यू एज इज डायमीटर, माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक, सो पी क्यू को डायमीटर लेके पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है, वो सर्कल का सेंटर, ओके यस, पी क्यू का आपको कंसिडर करना है एज अ डायमीटर। हाँ तो वही हुआ ना, मैंने वही किया, ठीक है। डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं वो लोग कि मिड पॉइंट y इक्वल टू माइनस 4 बाई रूट 5 पे है, मुझे वापस कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। तो पी क्यू को डायमीटर लेके आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, सेंटर ऑफ द सर्कल हैविंग पी क्यू एज इज डायमीटर, मतलब उसका मिड पॉइंट ही हो गया, ठीक है। सारी चीजें आपको घुमा घुमा के दे रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर्कल दिखाने की जरूरत है क्या? राइट, सो डायरेक्टली इसका मिड पॉइंट पी क्यू का मिड पॉइंट वही सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, विच इज एट y इक्वल टू माइनस 4 बाई रूट 5। क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए, जैसा ऊपर वाले एक क्वेश्चन में किया था ना उन्होंने, जो आपका पैरा मतलब एफ डैश एक्स आपका पैराबोला आ रहा था, डायरेक्ट नहीं बोल रहे कि उसके रूट्स माइनस टू बाई थ्री है, बोल रहे हैं लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल, ठीक है। सो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अब हमें पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है, चलो कैसे फाइंड कर सकता हूँ? कैन एनीवन टेल मी फर्स्ट? फोकल कॉर्ड बोला है, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स, राइट, व्हाट आर योर एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड? ये याद रखा था आपने, या
अगर आपको याद हो टी पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख रहे हो, सो फॉर एन पॉइंट्स ऑफ पैरा, हाँ T1 इंटू T2 -1 होता है, राइट, फॉर फोकल कॉर्ड, हाँ या ना, जहाँ पे ये P ऑफ T1 और Q ऑफ T2 आपके पैरामीटर होंगे, T1 एंड T2 आर पैरामीटर्स ऑफ P एंड Q, और इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में आप लिख सकते हो 80 स्क्वायर 280 फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4x, right? So 80 square 280 are parametric point of this parabola where a is 1. So p of t1 आपका क्या हो सकता है, t square 2t और नॉट, राइट। अगर मैं इसे t मान रहा हूँ, t2 -1/t हो जाएगा, t1 t ले रहा हूँ तो t2 हो जाएगा आपका -1/t. So q of t2 which will be -1/t whole square, so it will be 1/t square comma 2/t बट माइनस इन टर्म्स ऑफ माइनस. अब आपको बोला गया कि उसका मिड पॉइंट को सपोज m नाम दे रहा हूं मैं, ओके, सो मुझे y कोऑर्डिनेट ही चाहिए मिड पॉइंट का, सो इट्स मिड पॉइंट विल बी x कोऑर्डिनेट t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर बाई 2, y कोऑर्डिनेट 2t माइनस 2/t बाई 2, राइट, 2 को आप कैंसिल कर दो यहाँ पे, तो y कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा t माइनस 1/t. अब ये y कोऑर्डिनेट आपको बोला गया कि लाइन पे है y इक्वल टू -4/√5, y is equal to -4/√5. So what is the value of y? Okay, y is nothing but t minus 1/t. T minus 1/t is -4/√5 or not? Please give me some response. यहाँ पे आपको ये मिलेगा, t minus 1/t is 1/√5. I need to find length of chord PQ. चलो PQ की chord की लेंथ मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर एक मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, प्लस तो t प्लस 1/t t माइनस 1/t मिलेगा, 2t प्लस 2/t, यहाँ पे आपको 1/t मिलेगा, t प्लस 1/t कॉमन, तो t माइनस 1/t की तो आप वैल्यू रख दोगे, व्हाट अबाउट t प्लस 1/t, वो एक हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, राइट. उसका स्क्वायर, हाँ स्क्वायर करके टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर मिलेगा ना, वी वांट t प्लस 1/t, कि उसकी मदद से आप t प्लस 1/t फाइंड कर सकते हैं, हाँ यस 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 यस, ठीक है, तो बस अब हो जाएगा ना यहाँ से. सो देयरफॉर t माइनस 1/t होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16/5, राइट, implies t स्क्वायर माइनस 2 बिकॉज t इंटू 1/t कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/t स्क्वायर इक्वल टू 16/5. So implies t square plus 1/t square equal to 16/5 plus 2. 5 2s are 10, 16 plus 10 26/5. ये क्लियर हुआ. अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए t plus 1/t, राइट. So t plus 1/t whole square is equal to t square plus 1/t square plus 2. आया ना, तो ये आपका 26/5 प्लस 2, 5 2s are 10, 26 प्लस 10 36/5. अब यहाँ से आप सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, राइट. PQ इज इक्वल टू अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर होल स्क्वायर, t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2/t होल स्क्वायर. लेट अस कीप ऑल दिस वैल्यूज. सो t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट, ये आपका हो जाएगा t माइनस 1/t t प्लस 1/t होल स्क्वायर, t माइनस 1/t t प्लस 1/t होल स्क्वायर, दोनों को मैं स्क्वायर दे सकता हूँ, प्लस 2 स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 t प्लस 1/t होल स्क्वायर. इफ आई टेक t प्लस 1/t होल स्क्वायर कॉमन, t प्लस 1/t होल स्क्वायर, यहाँ आपके पास रहेगा t माइनस 1/t होल स्क्वायर प्लस 4, ये भी वही हो जाएगा, राइट, बिकॉज ये आपका क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, -2 प्लस 4 कर रहे हो तो +2 -2 कैंसिल, एक +2 रहेगा जो t प्लस 1/t होल स्क्वायर हो जाएगा. तो उल्टा वो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं पे अगर हम पहले सिंप्लीफाई कर देते तो काम हो जाता, बट ओरली करने में वो होता ही है. सो t प्लस 1/t होल स्क्वायर विल बी योर आंसर. अब t प्लस 1/t होल स्क्वायर ऑलरेडी आपको मिला ही है इधर, नहीं t प्लस 1/t नहीं करना तो पड़ता ही, चलो
So your answer is t plus 1 by t whole square is 36 by 5. So PQ is 36 by 5. Is it clear now? Please give me some response. Right, 36 by 5. Okay, everyone. चलो अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है. Now, two distinct numbers are chosen from 1, 3, 5, 7, 151, 155 and multiply the probability that the product is multiple of 5. आसान है. पहले इसको समझो. 1, 3, 5 ये कौन सा सीरीज दिया गया है आपको? एपी और जीपी और एनीथिंग रैंडम? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट. जिसमें आपका फर्स्ट टर्म है ए, कॉमन डिफरेंस है 2 एंड लास्ट टर्म है 155. ओके, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है तो क्या लास्ट टर्म को मैं a प्लस n माइनस 1d लिख सकता हूँ? तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है मुझे वो पता चल जाएगा. सो लास्ट टर्म इज 155. 155 इज इक्वल टू a इज 1 प्लस n माइनस 1d इज 2. सो इट इज 1 प्लस 2n माइनस 2. 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 156 हो जाएगा. 156 इक्वल टू 2n. So n is equal to 7 to the 14 and 8 to the 16. n is equal to 78 or not? n आपका 78 हो जाएगा. If n is equal to 78 मतलब यहाँ पे टोटल 78 टर्म्स है वो आपको पता चल गया. अब आपको इसमें प्रोडक्ट मल्टीपल ऑफ 5 है वो फाइंड करना है. तो प्रोडक्ट मल्टीपल ऑफ 5 कब होगा? आपको दो नंबर्स रैंडमली चूज करने हैं. तो डिनोमिनेटर तो आपको मिल जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज m by n, राइट. सैंपल स्पेस एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इज 78 में से आपको दो चूज करने हैं, कोई भी दो नंबर. अब आपको वो ऐसे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब फेवरेबल आउटकम्स ऐसे होने चाहिए कि उनका प्रोडक्ट 5 हो. दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट 5 कब हो सकता है? टेल मी. ओके, मतलब प्रोडक्ट 5 मींस डिविजिबल बाय 5 है ना. दैट इज मल्टीपल ऑफ 5. मल्टीपल ऑफ 5 एंड डिविजिबल ऑफ 5 बोथ आर सेम नंबर्स. सो आइदर अगर कोई एक 5 का मल्टीपल है तो भी आपका काम हो जाएगा, या दोनों 5 के मल्टीपल होंगे तो भी आपका काम हो जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों में से आपको बस वो करना है और आपको चूज करना है. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड ऐसा परम्यूटेट नहीं करना है, आपको जस्ट चूज करना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरेंजमेंट नहीं करना है, जस्ट वी हैव टू चूज हियर. आई एम होपिंग दैट इट इज क्लियर, राइट. आई होप दैट इट इज क्लियर. चलो, तो ये दो पॉसिबिलिटी आपके पास. तो पहले मुझे इसमें से 5 के मल्टीपल नंबर्स कितने वो निकालने पड़ेंगे. तो 5 के मल्टीपल नंबर्स 5, 10, 15, 20 अप टू 155 होंगे. सो ए आपका यहाँ पे 5, कॉमन डिफरेंस डी इज ऑल्सो 5, लास्ट टर्म इज 155, बट दिस सीरीज इज डिफरेंट. ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी which is 5 plus 5n minus 5. 5 is 5n equal to 155. So n is equal to 155 by 5 or not, which is equal to 31. मतलब 31 नंबर्स मेरे पास ऐसे हैं जो ये है. सर टोटल में से एक एक्सेप्ट चूजन 1 मल्टीप्लाइड बाय अ मल्टीपल ऑफ 5, ऐसे आंसर नहीं आ रहा. ओके, ओके, लेट अस चेक. तो अब आपके पास ये है, राइट. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास है. अब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके क्या हो सकते हैं समझना.
फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, कोई भी एक, दोनों में से एक अगर आपका मल्टीपल ऑफ 5 है, सो 31C1 होना चाहिए, एंड दूसरा बाकी के नंबर्स में से है। तो टोटल आपके पास 78 नंबर्स हैं, 78 नंबर्स में से 31 नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5 हैं। 8 - 1 7, 7 - 3 4, तो 47 नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है, हाँ या ना? बाकी के दो नंबर्स आपको 47 में से उठाने हैं, और एल्स दोनों नंबर आपके मल्टीपल ऑफ 5 हो। सो 31 में से ही आप दो नंबर उठा रहे हैं, 31C2। ये हो सकता है, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस कर लेंगे। ओके, सो 78C2 और ऊपर वो, फिर सिंप्लीफाई करके नाउ यस। सो सर टोटल में से एक एक्सेप्ट चूजन वन मल्टीप्लाइड बाय मल्टीपल ऑफ 5 से आंसर नहीं आ रहा, एक्सेप्ट द चूजन मल्टीपल ऑफ 5, 47C1। हाँ ये सॉरी, ये 47C1 है, जल्दी जल्दी में ये लिख दिया, हाँ 47C1, माय मिस्टेक। सो हाँ समित, आपका कहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है, कैन यू टेल मी? इसका सिंप्लीफाई करूँ अभी? ओके, कैन यू सिंप्लीफाई दिस? चलो ठीक है, समित यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी एग्जैक्टली, मुझे पता नहीं चल रहा आपका कहाँ पे डाउट हो रहा है, मतलब वो इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूँ पढ़ के। अच्छा 31C1, 7 नहीं 77 नहीं ना, क्योंकि वो बाकी जगह से उठाना है ना। एक आपका मल्टीपल ऑफ 5 हो गया, तो दूसरा आपका बाकी के नंबर से। ओके, अच्छा आप ये बोल रहे हो, मैंने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया राइट अब। अच्छा आपने ऐसे किया, 31C1 किया और 77C1 किया। वेट, व्हाट हैपेंड टू दिस मार्कर? 31C1, जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लोज दिस वन नोट एंड ओपन इट अगेन। लग रहा है हैंग हो गया। आपने किया 31C1 एंड 77C1, ओके जस्ट अ मिनट। ओके, इट इज वर्किंग नाउ। चलो, ये पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम समझें, राइट, एक नंबर आपने उठा लिया कि चलो एक 5 है, बाकी का आपने उठा लिया कि आइदर वो मल्टीपल ऑफ 5 हो सकता है या कोई भी हो सकता है, राइट, या मल्टीपल ऑफ 5 हो या ना हो। ओके, तो यहाँ से आपको आंसर मिला 31 × 77, और इससे आपका आंसर नहीं आ रहा है, राइट। ओके, चलो यहाँ आपका क्या होगा, 31 × 47 प्लस 31 × 30/2। वैसे भी इसमें कोई गलत तो नहीं लग रहा कि 5 में से आपने कोई भी एक उठाया, बाकी दूसरा आपका कुछ भी हो सकता है। 78 में से एक ऑलरेडी आपने ले लिया, तो आपके पास 77 बचे हैं। थर्टी वन में से एक ले लिया, ये आपने 30 में से दूसरा लिया। ओके, सो इधर मैं अगर 31C1 आपका कॉमन निकालूं, 47C1 प्लस 30C1, तो सेम ही तो आना चाहिए। 31 × 47 प्लस 30, यहाँ पे भी तो आंसर वही मिलेगा, 31 × 77, और यहाँ पे 31 × 77 ही मिलेगा। दोनों जगह आंसर सेम मिल रहा है। 78 और डिनोमिनेटर लिखते हैं, डिनोमिनेटर में आपके पास है 78C2, 78 × 77/2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, या 2 से इधर डिवाइड कर देते हैं। सो 35 × 2 = 70 एंड
4 2 जा 8, 39 हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू 31/39. आंसर नहीं दिया है, लेट मी चेक योर आंसर. ओ, आंसर तो 1112303003 ऐसा दिया है. ओके. Okay. 78 and 16 उनका आया. उन्होंने लिया है 78 and 16. हमारा तो 31 आया. 5 से 155. उन्होंने 10 को इंक्लूड ही नहीं किया है. मल्टीपल ऑफ 5. 10 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5 ना. 10 20 ऐसे नंबर्स उन्होंने इंक्लूड ही नहीं किए. हाँ, यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी समिता. तो उन्होंने 10 को क्यों इंक्लूड नहीं किया? उनका आंसर तो बहुत बड़ा है. सीरीज में 10 नहीं है. एग्री. सोचा ही नहीं. देखो, ये चीज है. फिर 7 के बाद 9, 9 के बाद तो 11 आ जाएगा. दिस इज योर सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स. सो दिस इज द पॉइंट. यस. चलो, तो बाकी का आप कर लोगे. ये वापस आपको करना है, राइट. तो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट. 10 वाले नहीं लेने हैं. मिस्टेक्स आर गुड. ऑलवेज मिस्टेक से सारी चीजें पता चलती है. सो मिस्टेक्स आर गुड. यहाँ पे 10 वाले नंबर्स आपको नहीं लेने हैं बिकॉज देर आर नॉट इन सीरीज. ओके. तो बस इस तरीके से हो जाएगा ना फिर. ओके. तो समित, आप इस तरीके से करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, राइट. 31 इंटू 77 उसी का आप पूछ रहे थे ना, राइट. आपने लिखा पर मतलब इसी का पूछ रहे थे कि इसका क्या सीरीज में 10 नहीं है, ये और कुछ कहना था आपको. अब इससे हो जाएगा. प्लीज टेल मी. ठीक है, जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके. यस. चलो. सो यस, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. तो समझना है ऐसी. अब वैसे एग्जाम में गलती हो रही है तो डोंट वरी, चिल रहो. क्या है, मार्क्स जाएंगे और क्या. लास्ट में कर देंगे. लास्ट में वो कर देंगे. ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना. लास्ट में टाइम मिले तो ठीक है. अगर आपका जो आंसर आ रहा है ऐसा ऑप्शन में नहीं है, नो प्रॉब्लम, उसे रख के आगे बढ़ो. मेन चीज है आपके दिमाग को शांत रखना एग्जाम में. ओके. चलो, ये भी अच्छा वाला क्वेश्चन है. Question number 8. If the line y minus 2 equal to 0 is directrix of the parabola x square minus ky plus 32 equal to 0. Y minus 2 equal to 0 directrix है parabola x square minus ky plus 32 equal to 0. And the parabola intersects the circle at two real distinct points, then the absolute value of k. Right, absolute value पूछ रहे हैं. Absolute मतलब मोड. तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. y माइनस टू डायरेक्ट्रिक्स है. ये पैराबोला आपका कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32 प्लस के वाई और नॉट. ओके. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप k कॉमन निकाल रहे हो, y प्लस 32 बाई के हो जाएगा. सो दिस इज योर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by टाइप. आया ना. ओके. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by आपका कैसा होता है, इट इज लाइक दिस.
If your 4b is positive and if b is negative, then it is like this. चलो अब यहाँ पे y प्लस 32/k, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y माइनस -32/k। मतलब इसका ये वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, x0 एंड y आपका -32/k, राइट। तो ये पैराबोला आपको ऐसे मिलेगा कि आइदर मतलब वो अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है, क्योंकि k हमें पता नहीं है पॉजिटिव है या नेगेटिव, बट उसका वर्टेक्स आपका फिक्स है, राइट। वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 0, -32/k, 0, -32/k। इज इट क्लियर? अब यहां से ओके -32/k। अब आपको उसकी डायरेक्ट्रिक्स, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by है तो हु विल टेल मी इस डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या थी उसकी, y इज इक्वल टू -b और नॉट, ओके आया ना, इधर b, 0 था और ये y इक्वल टू -b था यहाँ पे। चलो तो इधर वो b आपका कहाँ से मिलेगा, यहाँ 4b से, यहाँ पे आपका k है, 4b इक्वल टू k implies b इक्वल टू k/4, so our directrix will be y equal to -k/4 or not, either positive or negative, right? Y equal to -k/4 is directrix, and since directrix is y minus 2 equal to 0, so directrix is given as y equal to 2, so -k/4 equal to 2 implies k equal to 4 to the 8 -8, k equal to -8, मतलब k आपका नेगेटिव है, right? If k is negative, मतलब यहाँ पे आपका b नेगेटिव है, so your graph should be like this, graph should be like this। क्या ये चीज क्लियर हो गई पहले? right। अब आपको क्या बोला गया, एंड द पैराबोला इंटरसेक्ट द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो अगर मैं k इक्वल टू -8 ले रहा हूँ, इज इट राइट ना, एवरीथिंग इज परफेक्ट, राइट। सो नाउ योर पैराबोला इज x स्क्वायर माइनस ky प्लस 32 इक्वल टू 0, x square minus ky plus 32 equal to 0. If I put k equal to -8, minus minus plus 8y plus 32 equal to 0। अब आपको ये बोला गया है कि ये पैराबोला और पर k की तो एक ही वैल्यू मिली, -8 ही मिली, लगता है कुछ गलती हुई। हाँ क्या गलती हुई, ये आपका y इक्वल टू -b किसके लिए है स्टूडेंट्स, ये x स्क्वायर इक्वल टू 4by के लिए है ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by के लिए y इक्वल टू -b है, बट अगर मान लो कि आपका ये पैराबोला आपने ट्रांसपोज किया है, y की जगह y प्लस 32 है, सो हियर यू शुड टेक y प्लस 32/k इक्वल टू -b और नॉट, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, क्योंकि जहां भी y दिखेगा उसे अब हम y प्लस 32/k लिखेंगे, ये एक गलती हुई, ओके माइनस माइनस लिखेंगे, आर यू श्योर? यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ, ओके ट्रांसपोज गलत किया है, जस्ट अ मिनट, ये 0, ये, so this is y equal to 0, now y is equal to एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं पहले ये लिखता हूँ फिर चेक करते हैं। b is here 4b इक्वल टू k, हाँ b इक्वल टू k/4, अच्छा इक्वेशन में मैंने गलत ट्रांसपोज किया, -k उधर जाएगा तो +k आएगा ना,
y प्लस 32 बाई के, y माइनस माइनस 32 बाई के, माइनस 32। ओह राइट, यहाँ पे सॉरी माई मिस्टेक, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। सो y माइनस 32 बाई के, अब क्लियर है। So this should be y minus 32 by k and minus b, that is minus k by 4. Yes. So this is y is equal to 32 by k minus k by 4. So which is equal to 32 into 4, 4 2 is 8, 4 3 is 12, 128 minus k square divided by 4k. और y आपको दिया गया है 2। So 128 minus k square equal to 4 2 is 8k. Okay. So k square plus 8k minus 128 इक्वल टू 0। चलो 128 के ऐसे फैक्टर निकालो कि डिफरेंस लेके आपके पास 8 आए। 64 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 into 16 or not, k plus 16 k minus 8 इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू माइनस 16 और k इक्वल टू 8। अब k इक्वल टू माइनस 16 लेके आपको चेक करना है कि आपका जो इक्वेशन बनेगा, और k इक्वल टू 8 लेके आपका जो इक्वेशन बनेगा, राइट, आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई प्लस 32 इक्वल टू 0। जिसमें आप 8 रखोगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 8y प्लस 32 इक्वल टू 0, और माइनस 16 पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 16y प्लस 32 इक्वल टू 0। आपको देखना है कि किसमें आपको वो सर्कल के साथ आपको दो कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं। सर्कल के साथ आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 को टू रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है आपका पैराबोला। ओके, तो वो कैसे कंपेयर कर सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 के साथ हो जाएगा। यहाँ से दो, जिस केस में आपको मिलेगा वो क्या आपका आंसर होगा। ओके, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मिलने चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह आप इधर 8 माइनस वाई स्क्वायर रख दो, फिर उसको सिंप्लीफाई करो। आगे कर सकते हो यहाँ से, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, सो इट इज ऑलरेडी टाइम 4:47 और 5 बजे से अब मेरे दूसरे क्लास हैं, तो अब यहाँ से मैं आगे फिलहाल नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, तो आई थिंक आपके 10 पेजेस कवर हो गए, राइट, 11 पेजेस आई कैन से। समिता 12 पेजेस से आपके बाकी हैं, 6 पेज बाकी हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया फिलहाल, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, और देखना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा। और एक आपने साइन इनवर्स साइन 8 माइनस टेन इनवर्स टेन टेन, वो डायरेक्ट शायद सॉल्यूशन भेजा है, उसका क्वेश्चन नहीं है, पेज नंबर 11 पे, वो थोड़ा देख लेना। ओके समिता, ठीक है, तो पेज नंबर 11 जरा चेक कर लेना। ओके, पेज नंबर 11 चेक कर वो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, राइट, लेट मी टेक ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, मतलब अभी फिलहाल आज की क्लास अभी बंद करते हैं, ताकि 5 बजे मेरी दूसरी क्लास से मैं अच्छे से ले पाऊँ, और फिर हम कल का शेड्यूल में आज रात को 10 बजे क्लास खत्म होगी, 10:30 तक ग्रुप में डालता हूँ। ओके, कल का शेड्यूल मतलब जो 1 घंटा हम लेंगे, 1 घंटा आधा घंटा आपके बाकी के डाउट्स। ओके, सो यस, सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन वंस अगेन, अच्छे से करूँ। ओके, सो बाय। और कुछ पूछना है और कुछ कहना है तो आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो। हाँ, अच्छे से दोगे ना एग्जाम, कॉन्फिडेंस और वो सब होना चाहिए, राइट। हाँ यस, ऐसे इज द थिंग। हाँ, एक बार तो दी ही है, तो अभी आपको पता ही है, और उससे कोई घबराना नहीं है। कोरोना तो अभी आके गया, मतलब और चला ही जाएगा। अगर यहाँ से कैसे जाने वाले हो, प्राइवेट व्हीकल या स्कूल बस? ठीक है, आई थिंक आई शुड एंड द मीटिंग नाउ। ठीक है, टाइम नहीं है, प्राइवेट, अच्छा ठीक है, चलो सेफ्टी के साथ जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो, ऑलरेडी केस सेट तो आपने दिया ही है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, चलो बाय एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, जो भी हो, चलो मिलते हैं फिर, मतलब कल का शेड्यूल में डालता हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक।